आज हम बात करेंगे बेटा गुप्तोत्तर काल के बारे में। गुप्तोत्तर काल, चूंकि गुप्तों के बारे में हमने पढ़ा और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा गुप्तोत्तर काल के बारे में। ये अध्याय 10 है आपका, ठीक है। कौन सा अध्याय है? अध्याय आपका ये 10 है। लिख लीजिए गुप्तोत्तर काल। चूंकि गुप्तों के बाद जो है इस समय गुप्तोत्तर काल का उदय हुआ और 600 से लेकर 750 तक, कब से कब तक है ये? 600 से लेकर 750 ईसा तक है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के पतन एवं वाकाटक शक्ति के क्षीण होने के उपरांत, लिखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन और वाकाटक साम्राज्य के क्षीण होने के बाद, गुप्त साम्राज्य के बेटा पतन और वाकाटक शक्ति के क्षीण होने के बाद अगर हम लोग बात करें बेटा तो उत्तर भारत और अगर हम बात करें दक्कन और दक्षिण भारत, लिखिए उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, राजनीतिक व्यवस्था अधिक जटिल और असहज हुई। राजनीतिक व्यवस्था जटिल और असहज हुई। कह सकते हैं कई क्षत्रिय शक्तियां उदय हुआ। बस शक्तियों का उदय हुआ। अगर इनकी राजनीतिक संरचना के बारे में हम चर्चा करें बेटा तो लिखिए पहला राजनीतिक संरचना। देखिए राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, संरचना। तो राजनीतिक संरचना कैसी थी इनकी? पहला क्षेत्रीय शासकीय वंशों का उदय, लिखिए क्षेत्रीय शासकीय वंशों का उदय। दूसरा केंद्रीय शक्ति का अभाव। तीसरा लिखिए कह सकते हैं कि मैत्रिक पुष्यभूति। लिखिए मैत्री जो है या पुष्यभूति इत्यादि उत्तर भारत में प्रभावी राजकीय वंश इत्यादि उत्तर भारत में प्रभावी क्या बेटा? तो उत्तर भारत में प्रभावी राजकीय वंश ये भी कर सकते हैं कि उत्तर भारत में प्रभावी जो है राजकीय वंश बादामी के चालुक्य। लिखिए बादामी के चालुक्य, लिखिए कि बादामी के चालुक्य दक्कन में, बेसिकली इस कहां पर बेटा? दक्कन में। बादामी के चालुक्य लिख लीजिए दक्कन में। कांचीपुरम के पल्लव दक्षिण भारत में, कांचीपुरम के पल्लव दक्षिण भारत में, लिख लीजिए दक्षिण भारत में। ये सब याद रखना है। अगर आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करें, आर्थिक में क्या लिख सकते हैं? आर्थिक व्यवस्था में हम ये कह सकते हैं नगरीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में क्या था बेटा? रास्ता। लिखिए नगरीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में, नगरीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में क्या था बेटा? ह्रास। नगरीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में ह्रास कह सकते हैं। गिल्डों द्वारा नियंत्रित शिल्प। देखिए गिल्डों द्वारा नियंत्रित शिल्प ये भी कह सकते हैं।
वाणिज्य इत्यादि गतिविधियों का पतन, वाणिज्य इत्यादि गतिविधियों का पतन, पतन ये भी कह सकते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित आर्थिक पद्धति, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित क्या है, आर्थिक पद्धति। क्या बेटा, तो आर्थिक पद्धति कह सकते हैं। अगर इसकी सामाजिक प्रणाली की बारे में बात करें, लिखिए सामाजिक प्रणाली, जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, सामाजिक प्रणाली, तो सामाजिक प्रणाली में क्या लिख सकते हैं इसमें, सामाजिक प्रणाली में कि उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर, उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर, उत्तर भारत में बेटा वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर, पहला पॉइंट, तथा जटिल हुआ। दूसरा, स्त्रियों की स्थिति में ह्रास, स्त्रियों की स्थिति में ह्रास हुआ। तीसरा पॉइंट, दास प्रथा का विस्तार हुआ। दास प्रथा का बेटा क्या हुआ, अरे ऐसे लिखिए, दास प्रथा का लिखिए, दास प्रथा का विस्तार। स्त्रियों की स्थिति में यह था, स्त्रियों की स्थिति में जो है सुधार, दास प्रथा का विस्तार। अस्पृश्यता में वृद्धि, अस्पृश्यता में वृद्धि, ये भी कह सकते हैं। और दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था का उदय, लिखिए उत्तर भारत में ये बात हुई, और दक्षिण भारत में लिख लीजिए, दक्षिण भारत में क्या लिख सकते हैं, दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था का उदय, वर्ण व्यवस्था का उदय। दक्षिण भारत में बेटा वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ, तो वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। चूंकि हम सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं और हम बात करेंगे पुष्यभूति या वर्धन राजवंश के बारे में, तो लिखिए पुष्यभूति, पुष्यभूति ऑब्लिक वर्धन राजवंश, वर्धन राजवंश के बारे में क्या लिख सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा इसके बारे में, जो मैंने कहा पुष्पित वर्धन राजवंश के बारे में, तो ये इसको जो है मैंने कहा कि पुष्यभूत राजवंश जो है जिसे वर्धन राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अस्तित्व में आया, लिखिए शताब्दी में अस्तित्व में आया, लिखिए 6ठी शताब्दी में जो है अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना थानेश्वर वर्तमान कुरुक्षेत्र में हुई, स्थापना लिख लीजिए थानेश्वर वर्तमान कुरुक्षेत्र, लिखिए ठीक है, वर्तमान कुरुक्षेत्र में हुई। ये भी चीजें कह सकते हैं कि इसकी स्थापना थानेश्वर वर्तमान कुरुक्षेत्र में हुई, ठीक है। पुष्यभूति के बारे में लिख लीजिए, पुष्यभूति, पुष्यभूति के बारे में बाणभट्ट के अनुसार पुष्यभूति वंश का संस्थापक, लिखिए बाणभट्ट के अनुसार पुष्यभूति वंश का संस्थापक, वंश का संस्थापक अगर हम बात करें बेटा, संस्थापक जो है पुष्यभूति नामक व्यक्ति था। जिसका परिवार पुष्यभूति वंश के नाम से जाना गया, इसी का परिवार जो है वंश के नाम से जाना गया। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में, जो मैंने कहा
प्रभाकर वर्धन द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा के मध्य जो है कई सारी चीजें की गई। लिख लीजिए, जो प्रभाकर वर्धन है, क्योंकि प्रभाकर वर्धन, लिखिए प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो 6वीं शताब्दी के मध्य, 6वीं शताब्दी के मध्य में अगर हम बात करें, ये चौथा शासक था, चौथा शासक है ये, लिख लीजिए चौथा शासक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चीजें हैं, प्रतापशिला के नाम से भी जाना गया, प्रतापशिला नाम से, उपाधि महाराजा धीराज, उपाधि महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की बात की जाए, शिलालेखों में उसे हुड़ों के लिए सिंह, शिलालेखों में हुड़ों के लिए सिंह की बात की गई है, हुड़ों के लिए जो है सिंह की बात की गई है। और प्रभाकर वर्धन एक सैन्य योद्धा था, ये प्रभाकर वर्धन सैन्य योद्धा था, लिख लीजिए सैन्य योद्धा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ और क्या लिख सकते हैं बेटा, मेन जो चीजें हैं, जो इसके बाद आता है जो शासक, उसका नाम है हर्षवर्धन, लिखिए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में काफी प्रतापी शासक था, 606 से 647, 6 से 647, लिख लीजिए हर्षवर्धन के बारे में। अंतिम महान हिंदू शासक भारतीय, अंतिम महान, लिख लीजिए अंतिम जो है महान हिंदू शासक, लिखिए अंतिम महान हिंदू शासक, अंतिम महान बेटा हिंदू शासक कह सकते हैं, क्योंकि शैव तथा बौद्ध धर्म का कह सकते हैं प्रसिद्ध संरक्षक, लिखिए शैव तथा बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध संरक्षक, ये भी कह सकते हैं बेटा। अपने भाई राजवर्धन की हत्या किया, अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या। हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारतीय क्षेत्रों की यात्रा की, हेनसांग ने यात्रा की, इसी समय हेनसांग यात्रा करता है। और क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, और यात्रा वृतांत को सीयूक्यू में लिखा, यात्रा वृतांत को सीयूक्यू में लिखा, आप सभी जानते भी हैं। ये प्रयागराज में जो है हेनसांग के हर्षवर्धन के द्वारा प्रयागराज में 5 वर्षों, लिख लीजिए प्रयागराज में बेटा 5 वर्षों, प्रत्येक 5 वर्षों में धार्मिक समारोह का आयोजन किया। देखिए प्रत्येक 5 वर्षों में धार्मिक समारोह का आयोजन, धार्मिक समारोह का आयोजन किया। सूर्य, शिव तथा बुद्ध की पूजा की जाती थी, शिव, सूर्य, शिव तथा बुद्ध की पूजा की जाती थी, ये भी कह सकते हैं। प्रयागराज के इस समारोह को कुंभ कहा गया, इसी समारोह को प्रयागराज में जो है, प्रयागराज के इस समारोह को, प्रयागराज के इस समारोह को लिख लीजिए, इस समारोह को कुंभ कहा गया, कुंभ कहा गया। प्रयागराज के समारोह को बेटा कुंभ कहा गया। नालंदा महाविहार को प्रोत्साहन किया, लिखिए नालंदा महाविहार को प्रोत्साहन किया, ये भी कह सकते हैं। वाड़ भट्ट के हर्षचरित में हर्ष की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, लिखिए वाड़ भट्ट के हर्षचरित में चर्चा की गई है, चर्चा, ये भी कह सकते हैं। अगर इनके प्रशासन के बारे में बात करें बेटा, प्रशासन कैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसा था, तो लिखिए प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन,
जो मेन प्रशासन की बात अगर हम करें कि प्रशासन कैसा था, तो प्रशासन में क्या लिख सकते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित थी। प्रकृति में सामंतवादी व्यवस्था, लिखिए प्रकृति में, लिखिए सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था तथा विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली, तथा विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली की बात की गई। प्रशासन की आधारभूत इकाई गांव थी, आधारभूत इकाई गांव। देखिए एक बड़ी सेना थी, बड़ी सेना, हर्षवर्धन के पास एक बड़ी सेना थी बेटा। और चूंकि मैंने कहा कि बड़ी सेना के बाद जो है अगर कहा जाए तो हर्षवर्धन के शासकीय अभिलेखों को जो नीलोत्पत्ति कहा जाता है, शासकीय अभिलेखों को, शासकीय अभिलेखों को, शासकीय बेटा अभिलेखों को क्या कहा जाता है? तो शासकीय अभिलेखों को बेटा नीलोपति कहा जाता है, नीलोपति कहा जाता है, नीलोपति कहा जाता है। सार्वजनिक सूचनाएं में वर्णित थी, सार्वजनिक सूचनाओं में वर्णित थी, सार्वजनिक सूचनाओं में वर्णित। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रशासन भी हो जाएगा इसका। ठीक है, राजस्व का अगर हम बात करें बेटा, जो राजस्व जो था, अगर हम बात करें राजस्व कितना लिया जाता था, लिख लीजिए राजस्व बेटा 1/6। ठीक है, जो भूमि राजस्व उत्पाद की 1/6 था। कर प्रणाली की बात की जाए, कर प्रणाली, तो इस समय टैक्स जो की कहानी जो थी, इसमें 2 प्रकार के करों का विवरण मिलता है, एक भाग और एक जो है 2 कर है। एक भाग कर है, दूसरा हिरण्यक कर है, हिरण्यक कर, एक भाग है और दूसरा बेटा हिरण्यक कर। भाग जो था, जो भाग कर था वो बेटा याद रखिएगा, जो भाग कर था बेटा भूमि राजस्व था, जो उत्पाद के 1/6 पर भूमि राजस्व था, राजस्व उत्पाद के 1/6 पर, उत्पाद के 1/6 पर। ठीक है, और जो हिरण्यक था, हिरण्यक, हिरण्यक जो कर था बेटा वो था नगद वसूला जाने वाला, नगद वसूला जाने वाला, नगद वसूला जाने वाला। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। न्याय प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए बेटा, तो न्याय प्रशासन कैसी थी, लिख लीजिए। जो न्याय प्रशासन की बात की जाए, न्याय प्रशासन, तो गुप्तकालीन न्यायिक व्यवस्था को अधिक कठोर थी, लिख लीजिए अधिक कठोर, अधिक कठोर के साथ साथ जो है आपराधिक संहिता, आपराधिक संहिता भी की बात की जा सकती है। इसके साथ साथ बेटा हम भी ये भी बात कर सकते हैं कि मीमांसक न्याय प्रणाली का प्रमुख अधिकारी, मीमांसक न्याय प्रणाली का प्रमुख अधिकारी, प्रणाली का प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारी आजीवन कारावास की चर्चा, लिख लीजिए आजीवन कारावास की चर्चा, आजीवन कारावास की चर्चा लिख लीजिए। किंतु मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, किंतु मृत्युदंड नहीं, मृत्युदंड नहीं, यह भी लिख लीजिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। सेना की बात की जाए, सेना का जो अधिकारी की बात की जाए, लिखिए सेना का अधिकारी, जो सेना का अधिकारी था बेटा लिख लो, सेना का जो अधिकारी था, और उसके बारे में हम चर्चा करें तो जो पैदल सेना के अधिकारी थे, अश्व सेना के अधिकारी थे, पैदल सेना के अधिकारी लिख लीजिए, पैदल सेना के अधिकारी, पहला हो जाएंगे पैदल सेना के अधिकारी, दूसरा क्या हो जाएंगे, लिख लो बेटा अश्व सेना के अधिकारी, अश्व माने घोड़ा के अधिकारी, तीसरा जो हम बात करें चाट व भाट, चाट व भाट थे, तो ये सैनिकों के बारे में भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें के जो मेन थे हमने उसकी बात की। अर्थव्यवस्था की बात अगर हम करें, अर्थव्यवस्था इसकी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, लिख लीजिए
अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो कह सकते हैं सर जो अर्थव्यवस्था थी ना वो वाणिज्य व्यापार की अवस्था, वाणिज्य व्यापार, ठीक है, वाणिज्य व्यापार की अवस्था क्या थी बेटा, पतनशील थी, पतनशील, पतनशील थी बेटा। सिक्कों की संख्या में कमी देखने को मिली, लिख लीजिए, सिक्कों की संख्या में कमी देखने को मिली, ये भी कह सकते हैं। ये भी चीजों को कह सकते हैं कि स्वनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था के कारण जो है स्थानीय स्तर पर मांगों की आपूर्ति होने का व्यापारिक गतिविधियां शामिल हुई थी। स्वस्थानिक की बात की गई थी। क्या स्वस्थानिक बेटा, तो स्वस्थानिक ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था ये भी की बात की गई थी। और व्यापारिक गतिविधियां शामिल हुई, आपूर्ति होने के कारण जो है, मांगों की आपूर्ति होने के कारण, देखिए मांगों की आपूर्ति होने के कारण, आपूर्ति, मांगों की बेटा आपूर्ति के कारण, मांगों की आपूर्ति कारण क्या हुआ बेटा, तो व्यावहारिक गतिविधियां शामिल हुई थी, लिखिए व्यावहारिक गतिविधियां शामिल, ये भी कह सकते हैं। ये सारी चीजों को इसमें इंक्लूड करना है। अगर हम कला और संस्कृति के बारे में बात करें, लिखिए कला और संस्कृति, तो कला और संस्कृति कैसी थी बेटा, कला एवं संस्कृति, तो कह सकते हैं सर कला और संस्कृति की जो बात हम कर रहे हैं, लिखिए अर्थव्यवस्था की पतनशील अवस्था का कला स्थापत्य की स्थिति सीमित थी, कला सीमित थी, लिख लीजिए कितनी थी, तो सीमित थी भाई, अर्थव्यवस्था नहीं थी, शील थी। इसके साथ साथ अगर हम और भी चीजों पे बात करें, जैसे जो हम कहा नालंदा विश्वविद्यालय में महायान धर्म के साथ, नालंदा महाविहार में आप सभी जानते भी हैं कि नालंदा जो महाविहार है, उस महाविहार में महायान धर्म के साथ, लिखिए महायान धर्म के साथ क्या हुआ, तो महायान धर्म के साथ जो है संस्कृत की रचना की गई, संस्कृत की रचना, जिसमें हम बात करते हैं बेटा वेद, योग, सांख्य, लिखिए वेद, योग, सांख्य की बात की गई। ये भी चीजें अब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सैन्य विजय के बारे में अगर हम बात करें बेटा, सैन्य विजय, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चूंकि सैन्य विजय की जो बात हम कर रहे हैं, सैन्य विजय, तो कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है कन्नौज और थानेश्वर के राजकीय वंशों का परस्पर विलय किया गया। हर्षवर्धन के समय कन्नौज और थानेश्वर, लिख लीजिए कन्नौज और थानेश्वर, तो कन्नौज और थानेश्वर का क्या किया गया बेटा, परस्पर विलय किया गया, परस्पर विलय, कन्नौज और थानेश्वर का बेटा परस्पर विलय किया गया, लिखिए विलय है ये, परस्पर विलय किया गया, ये भी कह सकते हैं। कई सैन्य अभियान भी किया और संपूर्ण उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित किया, कई, लिख लीजिए कई सैन्य अभियान भी किया, कई अभियान, हर्षवर्धन जो था कई सैन्य अभियान किया और उत्तर भारत पे नियंत्रण, लिख लीजिए उत्तर भारत पे इसका नियंत्रण था, ये भी कह सकते हैं उत्तर भारत पे इसका नियंत्रण था, ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और दक्षिण के बारे में बात करें, चूंकि दक्षिण भारत में भी, तो दक्षिण भारत में भी था इसका प्रभाव, दक्षिण भारत में भी प्रभाव था, जिसमें हम कह सकते हैं सुदूर दक्षिण में कांची, पल्लव कांची, कहां पर बेटा, पल्लव कांची में, यहां पे भी कह सकते हैं पांडे मदुरई में कह सकते हैं। ये सब भी चीजें जो है इनके बारे में हम चर्चा इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नरसिंह वर्मन के बारे में बात करें, नरसिंह वर्मन के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो नरसिंह वर्मन था या मामल्ल के बारे में हम चर्चा करें, कितना का शासनकाल था, 630 से 668 के बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्या लिख सकते हैं, शंकर भक्त की उपाधि, इसके साथ साथ आसम प्रिय की उपाधि, कई सारी उपाधियां इन्होंने लिया था, आसम प्रिय की भी उपाधि इन्होंने लिया था। मामल्ल नाम से प्रसिद्ध थे, मामल्ल नाम से प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये सब भी चीजें आप सभी को जाननी चाहिए।
ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात इनकी करें, प्रशासनिक व्यवस्था, तो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या लिख सकते हैं, कोट्टम में विभाजित था। लिखिए जो प्रशासन जो था बेटा पल्लव साम्राज्य में, लिखिए पल्लव साम्राज्य में, पल्लव साम्राज्य में क्या लिख सकते हैं बेटा, कोट्टम में विभाजित था। पल्लव साम्राज्य कोट्टम में, और कोट्टम किसमें था, पल्लव साम्राज्य किसमें था, कोट्टम में था। और कोट्टम को नाडु कहा गया, नाडु। और जो नाडु थे समूह को नगरम कहा जाता था, नाडु के समूह को नगरम कहा जाता था, याद रखिएगा, नाडु के समूह को नगरम कहा जाता था। और नगरम का समूह मंडलम कहलाता था, नगरम का समूह मंडलम, मंडलम, मंडलम कहलाता था, ये भी कह सकते हैं। समाज की बात अगर हम करें बेटा, समाज चूंकि 4 जातियों के बीच विभाजन स्पष्ट था, समाज के बारे में बात करें तो 4 जातियों के बीच, लिखिए 4 जातियों के बीच, जातियों के बीच विभाजन, विभाजन, 4 जातियों के बीच विभाजन की बात कर सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 जातियां जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो समाज भी हो गया। अगर हम अन्य चीजों पे भी बात करें, चूंकि हमने कहा जो मेन जो चीजें हमारी है, इक्ष्वाकु वंश भी फिर आया इसके बाद, तो लिख लीजिए इक्ष्वाकु वंश के बारे में। इक्ष्वाकु वंश के बारे में लिख लीजिए। सातवाहनों की शक्ति का पतन होने के बाद जो है, सातवाहनों की जैसे शक्ति कम हुई, सातवाहनों की शक्ति के पतन के बाद वंश आया। ठीक है, याद रखिएगा। पूर्वी भाग में इक्ष्वाकु वंश ने शासन किया, लिखिए पूर्वी भाग में शासन, लिख लीजिए पूर्वी भाग में शासन इक्ष्वाकु नामक व्यक्ति ने किया था, 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 यह भी कह सकते हैं। पुराणों में इस वंश को आंध्र मृत कहा गया है, पुराणों में आंध्र मृत कहा गया है, लिख लीजिए पुराणों में आंध्र मृत कहा गया है, याद रखिएगा आंध्र मृत कहा गया है। तो इक्ष्वाकु वंश के बारे में आप सभी जानते भी होंगे। इसके साथ साथ बेटा और भी चीजें हैं, जिसे पुलकेशिन दिति के बारे में आपने सुना होगा, पुलकेशिन दिति, तो लिख लीजिए पुलकेशिन दिति, पुलकेशिन दिति। पुलकेशिन दिति के बारे में कहेंगे बेटा प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक, लिखिए प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक, इसके साथ साथ बेटा कई महत्वपूर्ण अभियानों में सफलता प्राप्त की, महत्वपूर्ण अभियानों में सफलता, अभियानों में सफलता, महत्वपूर्ण अभियानों में सफलता। और लिखिए हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में पराजित किया, हर्षवर्धन को पराजित कहा नर्मदा नदी के तट पर, याद रखिएगा हर्षवर्धन को पराजित नर्मदा नदी के तट पर। और मैंने कहा कि एक उपाधि धारण की जिसका नाम है दक्षिण का ईश्वर, दक्षिणा पथेश्वर लिखा, दक्षिणा पथेश्वर मतलब दक्षिण का ईश्वर की उपाधि, दक्षिण का ईश्वर की उपाधि धारण किया, यह भी कहा गया। ठीक है, अभिलेखों में इसको उत्तीर्ण कराने के कार्य उसके दरबारी कवि रविकृति ने किया। अभिलेखों में उत्तीर्ण कराने का काम, अभिलेखों में उत्कीर्ण कराने का काम दरबारी कवि रवि ने किया। तो ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं पुलकेशिन दिति के बारे में। ठीक है, ओवरऑल जितना भी था इसमें हम लोगों ने सभी मुद्दों पर बात किया बेटा, और सभी मुद्दों पर बात करते करते हम लोगों ने चर्चा भी की
ठीक है, तो उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो है प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उस पहले प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए इसके, जो मेन क्वेश्चन जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। गुप्तोत्तर काल में लिख लीजिए, गुप्तोत्तर काल में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन, भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में लिख लीजिए, गुप्तोत्तर काल में क्षेत्रीय राजवंशों के उदय के कारणों की व्याख्या करें। क्षेत्रीय राजवंशों के उदय के कारणों की व्याख्या करें। तीसरा प्रश्न, गुप्तोत्तर काल में भारत में हुए क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमणों का उल्लेख, महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमणों का उल्लेख करें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा और जितना भी इंपॉर्टेंट था हमने सभी मुद्दों पर बात किया। ठीक है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, तैयार कीजिएगा गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।